हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जो वीडियो है वह लुसेंट सामान्य ज्ञान हमारा जो सीरीज चल रहा है उसी का एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए आज की इस वीडियो में। और साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं कि लुसेंट को पूरी तरह से हमारे साथ समाप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंश का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखियरी और पुष्यभूति, परावर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो गुप्त वंश था उसका पतन हुआ। पतन होने के बाद उसमें मैत्रक एक वंश आया, दूसरा मौखरी वंश आया, पुष्यभूति वंश आया, फिर परावर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख। ये जो थे गौड़, ये जो थे ये प्रमुख हैं। इन मतलब गुप्त वंश के पतन के बाद ये जो थे अलग अलग नए राजवंश आए थे। ठीक है, इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अब इन सबों में जो पुष्यभूति थे उन्होंने क्या किया कि सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पुष्यभूति वंश था वह गुप्त वंश के पतन के बाद आया था। ठीक है, यानी कि पतन के कारण वह आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति हैं। ठीक है, इन जो पुष्यभूति वंश है इसके संस्थापक पुष्यभूति थे और इनकी राजधानी जो था थानेश्वर था। ठीक है, थानेश्वर जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और वर्तमान में थानेश्वर स्थान पर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे और इसका जो राजधानी था, इनका जो राजधानी था वह थानेश्वर था। ठीक है, थानेश्वर था जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। तो यहाँ पर जो प्रभाकर वर्धन था, ठीक है, प्रभाकर वर्धन वह क्या हुआ कि इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता बन गया। ठीक है, साथ ही साथ उसने क्या किया कि वह ऐसा प्रथम राजा बन गया। ठीक है, जिसने परम भट्टारक, ठीक है, परम भट्टारक और महाधीराज जैसी उपाधियां का उसने क्या किया, धारण किया, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र हुए। ठीक है, यशोमती से दो पुत्र हुए, एक था राज्यवर्धन और दूसरा था हर्षवर्धन। ठीक है, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरा का नाम था हर्षवर्धन, यानी कि प्रभाकर वर्धन का पुत्र हर्षवर्धन थे। ठीक है, तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। ठीक है, एक कन्या भी थी जिसका नाम राज्यश्री था और राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा से किया गया। ठीक है, तो जो राज्यश्री थी उसका विवाह ग्रह वर्मा से किया गया, जो कि कन्नौज के मौखरी राजा थे और इनका नाम था ग्रह वर्मा। ठीक है, ग्रह वर्मा जिसका विवाह राज्यश्री से हो गया था। चलिए, और जो प्रभाकर वर्धन थे उसकी पत्नी का नाम यशोमती था और इसके दो पुत्र हुए, एक था राज्यवर्धन और दूसरा था हर्षवर्धन, और इन दोनों की जो बहन थी उसका नाम था राज्यश्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलावा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। जो मलावा का शासक था देवगुप्त, उसने क्या किया कि ग्रह वर्मा का हत्या कर दिया। ठीक है, कौन हत्या किया? तो मलावा के जो शासक देवगुप्त थे, देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो जो मलावा के शासक देवगुप्त था उसने ग्रह वर्मा का हत्या कर दिया और राजश्री को क्या कर दिया, बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। राज्यवर्धन जो थे वह क्या किए कि देवगुप्त को मार दिए। राज्यवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन के भाई थे, यानी कि जो राजश्री थी उसके भाई थे। ठीक है, राजश्री के भाई थे राज्यवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन और राज्यवर्धन दो भाई थे और ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे राज्यवर्धन। ठीक है, तो राज्यवर्धन जो थे उन्होंने क्या किया कि देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौंड नरेश सांसंक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब जो उसका देवगुप्त का जो मित्र था, मित्र जो कि गौड़ नरेश सांसंक था, उसने क्या किया
राज्यवर्धन की भी हत्या कर दिया। ठीक है, तो दोनों लोग यहाँ पर समाप्त हो गए, देवगुप्त और राज्यवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। साशंक शैव धर्म के अनुयायी था। जो यह साशंक था, यह क्या था, शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। ठीक है, जो शासक जो था वह बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। और दूसरा याद रखिएगा कि यह राज्यवर्धन की हत्या भी किया था। राज्यवर्धन की हत्या करने वाला कौन था, तो शासक जो था उसने राज्यवर्धन की हत्या की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तो 1606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो थे वह क्या हुए कि गद्दी पर बैठे, और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये 16 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठे थे राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। यह भी एक उपाधि धारण की है जो था परम भट्टारक, और इन्होंने हर्षवर्धन ने क्या किया कि उपाधि धारण की। अब आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन को ही हर्ष, ठीक है, हर्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने शासक को पराजित करके, अब फिर यहाँ पर हर्ष ने क्या किया कि शासक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो हर्ष जो थे उन्होंने क्या किया कि शासक को पराजित किया और फिर क्या किया कि अपनी राजधानी जो था वह कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, अधिकार कर लिया और उसने अपनी राजधानी बनाया। चलिए, हर्ष ने और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और जिसमें हर्ष की पराजय हुई। तो हर्ष और पुलकेशिन जो द्वितीय थे उनका जो युद्ध हुआ नर्मदा नदी के तट पर हुआ, और इन दोनों की युद्ध में जो हर्ष थे वह क्या हुए, पराजय हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तो जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए यहाँ पर नोट देकर लिखा हुआ है कि ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है, और नीति का पंडित एवं वर्तमान सांख्य मुनि कहा जाता है। इसको नीति का पंडित और वर्तमान सांख्य मुनि भी कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो इसका भारत आने का सिर्फ उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथ संग्रह करना, साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने। ठीक है, तो इसका ह्वेनसांग का यही उद्देश्य था भारत आने का। और ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, यात्रियों में राजकुमार इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने 1641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजा था। जो हर्ष था उसने 1641 ईस्वी में अपना एक दूत का किया था, चीन में भेजा था। ठीक है, 1641 में अपने दूत चीन भेजे थे और 1643 एवं 1645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। तो यानी कि हर्ष का जो संबंध था वह चीन से अच्छा था, और इसने 1641 में अपना एक दूत भेजा, और साथ ही साथ 1600 नहीं बल्कि 641 लिखा हुआ है। तो हर्ष ने 641 ईस्वी में अपना दूत चीन भेजा, और फिर वो चीन जो था वह 2 दूत भेजा, एक तो 643 में और दूसरा 645 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। तो जो हर्ष थे उसने कश्मीर के जो शासक थे उससे क्या किया कि बुद्ध के जो दंत अवशेष थे उसको बलपूर्वक प्राप्त कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। ठीक है, प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, और चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्य श्रेय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। तो यहाँ पर जो हर्ष था वह शुरू में तो वह शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, जैसा कि उनके पूर्वज थे। उसी तरह से यह भी क्या हुआ कि शिव और सूर्य के अनन्य उपासक हुए, और हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त थे। लेकिन जैसे वे ह्वेनसांग से मिले तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, और वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा में जुड़ गए, और वह महायान शाखा को राज्य श्रेय प्रदान कर दिया और वह पूर्ण बौद्ध बन गए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष के समय में नालंदा महावीर महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ठीक है, तो जो नालंदा महाविहार है, ठीक है, नालंदा महाविहार जो था वह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मतलब प्रधान केंद्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। तो देखिए हर्ष के समय में क्या हुआ था, प्रयाग में, ठीक है, कौन सी जगह, प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था। ठीक है, और इस समारोह को महामोक्ष परिषद कहा जाता था, महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और जो ह्वेनसांग था वह स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। 6ठा जो समारोह चल रहा था उसमें ह्वेनसांग सम्मिलित हुआ था। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था और इसका भारत आने का उद्देश्य था कि वह बौद्ध धर्म के बारे में जाने, पढ़े और उसके ग्रंथों को एकत्रित करें। ठीक है, एकत्रित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो थे वह हर्ष के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की रचना की थी। तो जो बाणभट्ट थे वह हर्ष के दरबारी कवि हुए और इन्होंने एक रचना लिखा जिसका नाम था कादम्बरी। कादम्बरी की रचना कौन थे, तो बाणभट्ट थे। याद रखिएगा कि कादम्बरी जो था वह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने किया था। हर्ष जो थे वो उन्होंने 3 नाटक की रचना किया था। एक था प्रियदर्शिका, दूसरा था रत्नावली और तीसरा था नागानंद। ठीक है, नागानंद। तो याद रखिएगा कि प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद ये जो तीनों संस्कृत के नाटक हैं और इसकी रचना जो था वह हर्ष ने किया था। ठीक है, हर्ष ने किया था। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो धावक नामक कवि था उसने हर्ष से पुरस्कार लिया और इन तीनों रचनाओं का किया कि लिख दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके रचना कौन थे, तो इसके रचनाकार हर्ष थे। आपको यही मानना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ठीक है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ठीक है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। वह न ही कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था, फिर भी उसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा अथवा सामंत कहे जाते थे। ठीक है, हर्ष के जो अधीनस्थ शासक हुआ करते थे वह महाराज या अथवा महासामंत उनको महासामंत कहा जाता था। ठीक है, हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। जो उसके मंत्री सचिव जो मंत्री परिषद में जो मंत्री हुआ करते थे उनको सचिव या अमात्य कहा जाता था। ठीक है, हर्ष के काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। तो शासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए हर्ष ने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया था, विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। जो प्रांत थे उसको भुक्ति कहा जाता था और प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य अस्थायी उपारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। जो प्रत्येक भुक्ति था मतलब प्रशासन की सुविधा से उसने क्या किया था कि अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया था और इन प्रांतों को वह भुक्ति कहा करता था। ठीक है, भुक्ति जो था उसके जो शासक हुए थे वह राजा स्थानीय या फिर उपारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाते थे। ठीक है, इनको राष्ट्रीय कहलाता था। ठीक है, तो इनको इसलिए रखा जाता था ताकि सुविधा हो शासन करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष, यहाँ पर है कि हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। जो हर्ष चरित्र है उसमें प्रांतीय जो शासक थे उसके लिए लोकपाल शब्द का आया है। तो लोकपाल शब्द जो है हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए आया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति का विभाजन, भुक्ति लिखा हुआ है, भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। ठीक है, और जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। तो जिले की जो संज्ञा थी वह विषय था और इसके प्रधान को विषयपति कहा जाता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी कि आधुनिक तहसील होते थे। तो यहाँ पर विषय के अंतर्गत कई तहसील हुआ करते थे। आधुनिक में हम लोग जिसे तहसील कहते थे उस टाइम उसे पाठक कहा जाता था। ठीक है, तो
यहाँ पर जो भुक्ति का विभाजन था कई जिलों में किया गया था और जिलों के अंदर कई पाठक यानी संज्ञा थी और विषय जिसका प्रधान विषयपति होता था और विषय के अंतर्गत कई पाठक हुआ करते थे, पाठक होता था। ठीक है, यहाँ पर जो पाठक का मतलब है वह आधुनिक तहसील से मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है एक बॉक्स में, यहाँ पर है कि हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद। ठीक है, यहाँ पर है भंडी जो था वह प्रधान सचिव हुआ करता था, सिंहनाद प्रधान सेनापति हुआ करता था और कुंत जो था अश्व सेना का प्रधान हुआ करता था, स्कंद गुप्त जो था वह गज सेना का प्रमुख था। तो ये था हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष के मंत्री परिषद। अब इधर हम लोग बढ़ते हैं। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम जो था वह शासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम शासन का प्रधान जो होता था वह ग्राम छपटिक। ठीक है, ग्राम छपटिक कहलाता था। ठीक है, ग्रामा छपटिक कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया। ठीक है, ये जो पुलिस कर्मी थे उनको चाट या भाट कहा गया और दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंडपाशिक तथा दंडिक जो होते थे वह पुलिस विभाग के अधिकारी हुआ करते थे और पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया। ठीक है, उस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है कि अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो जो अश्व सेना के अधिकारी हुआ करते थे उनको बृहदेश्वर कहा जाता था और जो पैदल सेना के अधिकारी हुआ करते थे उनको बलाधिकृत या फिर महाबलाधिकृत कहा जाता था। इनको दो नामों से जाना जाता था, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र, ठीक है, तुलायंत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जो हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र जो कि जल पंप था उसका उल्लेख मिलता है हर्ष चरित्र में, याद रखिएगा। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो हर्ष के टाइम में जो मथुरा था वह सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो ये था हर्ष के बारे में। तो अब हम लोग अगले जो हमारा जो वीडियो होगा उसका टॉपिक, उस वीडियो का जो टॉपिक होगा वह होगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें हम लोग पल्लव राजवंश को देखेंगे और भी बहुत से राजवंश है जिनके बारे में हम लोग जानेंगे जो कि दक्षिण भारत के राजवंश हुए। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो थे ये दक्षिण भारत के राजवंश हुआ करते थे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्हीं सब के बारे में। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगली वीडियो जो हमारा होगा वह दक्षिण भारत के राजवंश जो होंगे, प्रमुख राजवंश, उन पर आधारित होगा और उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है लुसेंट सामान्य ज्ञान का, ध्यान में रखिएगा लुसेंट सामान्य ज्ञान का ये सीरीज चल रहा है और जिसमें हम लोग अगले वीडियो यानी कि इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के साथ।